ग्रेफाइट इज सॉफ्ट। सही बच्चे एनसीईआरटी रख के बैठे हुए हैं कि नहीं, चेक करें। नंबर 1 एनसीईआरटी, नंबर 2 जितनी भी लाइंस लिखा रहा हूं उनको उसी वक्त एट द मोमेंट याद करने की कोशिश करते जाएं। ये नहीं कि सिर्फ लिख लिया, दिमाग पे लिखना जरूरी है। इट इज ए सॉफ्ट, द ग्रेफाइट इज सॉफ्ट, ग्रीसी, थोड़ा चिपकता है, डार्क, ग्रेश, डार्क ग्रेश, crystalline solid, having density 2.5 ग्राम पर मिलीलीटर। यहां पर डेंसिटी याद करना जरूरी है। गुड कंडक्टर ऑफ करेंट, good conductor of current due to presence of one electron left, due to one electron left, ब्रैकेट में लिखे sp2 hybridized, its conductivity increases, with increase in temperature. जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में ये पेंसिल है, ग्रेफाइट की बनी हुई पेंसिल है, और मैं इस पेंसिल को लेकर अगर कागज पे चलाऊं तो ये ब्लैक कलर का मार्क छोड़ेगी। आप सभी जानते हैं बचपन से, 0 क्लास से आप पेंसिल चलाना सीख रहे हैं, तो पेंसिल को जब आप लिखेंगे तो ब्लैक कलर का मार्क छोड़ती है। और ये प्रॉपर्टी किसमें और पाई जाती है? लेड के अंदर। इसलिए हम ग्रेफाइट की पेंसिल को लेड पेंसिल भी कहते हैं, जबकि पेंसिल के अंदर लेड की परसेंटेज 0 होती है। स्वाति गुप्ता, मैंने क्या एक्सप्लेन किया? जो बच्चा मेरी बात का रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा, मैं उसी वक्त क्लास के बाहर निकालूंगा। सुधांशु शायद लेट आए। स्पर्श, क्या बोला मैंने? सर कि लेड भी पेंसिल में होता है, मतलब लेड भी एक मार्क्स होता है, कहते हैं पेपर पे, तो उसे तो पेंसिल्स को लेड पेंसिल्स कहते हैं, पर उसकी परसेंटेज 0 होती है पेंसिल में। ठीक है। इट लीव्स अ ब्लैक मार्क जो भी बच्चा मेरे दिए गए क्वेश्चन का जवाब नहीं देगा, मैं उसे उसी वक्त वेटिंग रूम में 10 मिनट के लिए एंटर करवा दूंगा। ठीक है, इसलिए अपने जो है लीड हो या जो भी लैपटॉप हो या मोबाइल हो, उस पर आप जो है पढ़े, और चेयर टेबल पे पढ़े, बिस्तर को बिल्कुल पूरी तरह से त्याग दें। इट लीव्स ए ब्लैक मार्क ऑन पेपर and is called black lead, called black lead। और चूंकि ये लेड से बहुत मिलता है, लेड का जो बहुत पुराना नेम था, ट्राइबियल नेम जिसे कहते हैं, बहुत पुराना नेम, एंशिएंट नेम, उसमें से प्लम्बागो कहते थे। PLUMBAGO, प्लम्बागो। तो ये लेड का ओल्ड नेम है, प्लम्बागो, जिसे ब्लैक लेड भी कहते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था जो आ चुका है, और वो वाली बात आपने लिख ली होगी, लेड पेंसिल कंटेन्स 0% लेड। जो मैं जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैं वैसे बता रहा हूं आपको, मेरी हर बात को सुनोगे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद करना भी आसान हो जाएगा, और क्या याद करना है ये भी पता चलेगा। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट,
Graphite is chemically more reactive. Graphite is chemically more reactive. It is not attacked by alkali. आप जानते हैं एल्कली कौन से होते हैं? NaOH, KOH, alkali and dilute acid. इस पर ना तो NaOH की, KOH की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड की कोई रिएक्शन होती है। इसके अलावा ना ही इसकी कोई रिएक्शन होती है डाइल्यूट एसिड्स के साथ। However, when treated with concentrated nitric acid, और sulfuric acid, it get oxidized to C11H4O5, known as graphitic acid. C11H4O5 को हम ग्रेफाइटिक एसिड कहते हैं। इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए येलोइश ग्रीन होता है। आगे लिखें when heated with potassium permanganate KMnO4 plus KOH solution, it get oxidized to तो स्पेशल पॉइंट में आपको लिखवा रहा हूं, ध्यान से लिखिएगा। C6COOH का होल 6 एंड ऑक्सैलिक एसिड, इसका मिक्सचर मिलता है इन दोनों का, ऑक्सैलिक एसिड, एंड दिस वन इज नोन एज मैलिटिक एसिड। तो ग्रेफाइटिक एसिड कब मिलेगा? जब कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर यूज करेंगे, मतलब इंडिविजुअल कैपेसिटी में। और अगर आप इतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं KMnO4 और KOH, तो मैलिटिक एसिड बनता है। तो अभी आपने ये देखा, 3 चीजें आपने देखी। एक तो ग्रेफाइट की रिएक्शन आपने देखी कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, एक KMnO4 के साथ, और एक अब आप देख रहे हैं क्रोमिक एसिड या पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ H2CrO4। इसमें बना A, इसमें बना B, इसमें बना C। ग्रेफाइट क्रोमिक एसिड से रिएक्शन जब करता है, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये बनाता है, क्या बनाएगा भाई? ये बनाता है CO2 गैस।
Can you tell me, Sparsh, what is A and B? सर ग्रेफिटिक एसिड और बी में आ जाएगा सर मैलिटिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड. A is graphitic acid and B is मैलिटिक एसिड जो मेन प्रोडक्ट है. चाहे तो केवल मैलिटिक एसिड लिख सकते हैं या दोनों का मिक्सचर लिख सकते हैं. सर कहो. एक चीज एक्सप्लेन कर देंगे कि थर्मल स्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी में क्या डिफरेंस है? स्टेबिलिटी बहुत तरह की होती है बेटा. एक स्टेबिलिटी है कि आप जो है, जैसे आपके पास मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, आप उसमें एसिड डाल दो, बेस डाल दो, पता चला वो सब्सटेंस डिस्ट्रॉय हो गया और गल गया उसके अंदर और रिएक्शन कर गया. थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है कि आप कोई केमिकल सब्सटेंस यूज नहीं करोगे, आप उसे सिर्फ हीट दोगे और हीट कर कर ही उसे ब्रेक करना चाहोगे, उसे ब्रेक खराब करना चाहोगे. तो थर्मल स्टेबिलिटी हैज नथिंग टू डू विथ केमिकल स्टेबिलिटी और केमिकल रिएक्टिविटी. तो केमिकल रिएक्टिविटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ अटैकिंग सब्सटेंस और थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड करती है कि भाई आप कितना टेम्परेचर उसको प्रोवाइड कर रहे हो. हाँ जी. सब बच्चों ने एनसीईआरटी खोल रखी है. एनसीईआरटी का आपको एक स्ट्रक्चर वहां दिख रहा होगा, चेक करिए. हेक्सागोनल लेयर वाला स्ट्रक्चर होगा जिसमें बहुत सारी हेक्सागन आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए. चेक करिए. यस सर. एक छोटा सा स्ट्रक्चर अपनी एनसीईआरटी से बनाइए या बोर्ड देखकर एनसीईआरटी को भी लगातार फॉलो करिए, हैबिट डालिए एनसीईआरटी पढ़ने की. स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट बनाना शुरू करें. स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट एनसीईआरटी से. स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट बहुत लंबा चौड़ा नहीं, 2-3 रिंग बना लें और एक दो अलग अलग लेयर में. ये सारे का पॉइंट कार्बन एटम है, हेक्सागन से ही. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसी 2-3 आप जो है बना लें. एक और लेयर बना लें. एक लेयर में 2 या 3 बना लें, ज्यादा जरूरत नहीं है. एक हो गई, 2 हो गई. एक 2 3 4 5 6 बीच लाइन हटा देते हैं. है ना. इस तरह से आप हेक्सागन बनाते चले जाएं. एक 1 2 3 4 5 6 इस तरह से और भी हेक्सागन बना सकते हैं. 1-2 लेयर तो जरूर बना लें क्योंकि आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ भी लिखनी है. और मैं फिर आपसे क्वेश्चन जरूर पूछूंगा कि डायमंड और ग्रेफाइट में बॉन्ड लेंथ मैंने आपको कितनी कितनी लिखा रही है और क्या किसकी कम किसकी ज्यादा. 2 कार्बन के बीच की डिस्टेंस यहाँ होती है 1.42 एंगस्ट्रॉम. काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा रहा हूँ मैं इससे मैं आपको. अब बताइए ग्रेफ डायमंड में मैंने कितनी लिखवाई है आपको? 1.54 1.54 एंगस्ट्रॉम. हाँ 1. हाँ. ये सब आपस में कनेक्टेड रहते हैं भाई. ये सब कनेक्टेड रहते हैं आपस में. और भी हम नीचे की लेयर बना सकते हैं, ज्यादा जरूरत नहीं बनाने की. 2 लेयर के बीच की डिस्टेंस, 2 लेयर के बीच की डिस्टेंस याद रखनी है 3.35 एंगस्ट्रॉम. तो मैंने देखना वहां यूनिट पिकोमीटर यूज करिए, एंगस्ट्रॉम यूज करिए. चेक करिए. एंगस्ट्रॉम. एंगस्ट्रॉम की बताई थी आपने. तो बताइए वहां कार्बन डायमंड में कितनी बताई थी? 0.54 एंगस्ट्रॉम. लिखिए.
जितने पॉइंट लिखाऊंगा वो इसका सीधा मतलब ये है कि वो पास्ट ईयर में क्वेश्चन बन चुके हैं। ध्यान से करना, एक भी पॉइंट छोड़ा तो गया। जैसे ही मैं आपको एक पॉइंट बताऊं तो उस डायमंड से कंपैरिजन जरूर करिएगा। 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, आपके मुंह से अभी तक आवाज नहीं आई डायमंड की? 3D network. 3D. इमीडिएट आवाज आनी चाहिए। sp2 hybridized, SP3. sp3 planar hexagonal structure, टेट्राहेड्रल। Tetrahedral. टेट्राहेड्रल 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है। अच्छा, कार्बन के पास 6 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। देखना हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, sp2 ये वाली ऑर्बिटल बच गई। कुछ आ रहा है कि एक्साइटेड स्टेट वाली बात दिमाग में? हाँ या ना में जवाब दीजिए। बिल्कुल भूल चुके हो क्या केमिकल बॉन्डिंग? ये किस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है? This is first excited, second excited. आता है आपको एक्साइटेड स्टेट में लाना? सर ये थोड़ा ना कोई एक्साइटेड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट हुई। कार्बन 6 1s2 2s2 2p2। ठीक है लाल मेरे, एक इलेक्ट्रॉन यहां से इधर चला गया p के अंदर, तो एक्साइटेड स्टेट क्या आई मेरे लाल? 2s1 2px1 2py1 2pz1। p में कितनी ऑर्बिटल होती है भाई साहब? 3. 3. याद आ गई क्या? यस सर। sp2 में कार्बन के पास आप देख पा रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन थे। 4 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन तो इन्वॉल्व हो गए sp2 में, 1 इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन जो होगा, हर कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन किस स्टेट में होगा? फ्री स्टेट में, जिसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन नहीं किया। एंड दैट इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 6 कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन will be responsible for the conduction of current. निष्ठा, क्या बोला मैंने, क्या एक्सप्लेनेशन दिया? सर जो कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स तो sp2 के फॉर्म में हो गए, और जो 1 इलेक्ट्रॉन है कार्बन का वो करंट की कंडक्शन में काम आएगा। और तो ग्रेट इसमें डायमंड जो है कंडक्शन नहीं कर पाता, क्योंकि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बेटे? sp3। लिखे in graphite each carbon atom bonded with 3 carbon atom, bonded with 3 carbon atom। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं 3 कार्बन एटम कोई से भी लो, 1 2 3, ये देखो जो बीच वाला कार्बन एटम है, केवल एक, मैंने बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, आप बड़ी स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे। एक कार्बन 3 कार्बन से बॉन्डेड है, bonded with 3 carbon atom, so that 1 electron is left in its p orbital. Thus a hexagon will have
6 इलेक्ट्रॉन। क्यों 6 इलेक्ट्रॉन कैसे आए? कार्बन है ना। कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन। That's why graphite is aromatic in nature. Have you ever heard this term aromatic, anti-aromatic, non-aromatic? नहीं सर। कोई बात नहीं। तो ये इस टर्म के लिए आप मेरे ख्याल से 7 डेज या 6 डेज का वेट करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहीं से स्टार्ट होगी ऑलमोस्ट, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक के आसपास से ही। तो अभी आप ये समझ लें कि बेंजीन तो जानते हैं ना एरोमेटिक होती है इस टाइप से, बस यूं समझ लें। लिखा होगा, इसको हाईलाइट कर दें हमें ना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है मैंने, एरोमेटिक इन नेचर। अच्छा अब आगे लिखिए। ग्रेफाइट की एक बहुत खास बात है, ये जो आप लेयर 1 लेयर 2 देख रहे हो, इन लेयर्स के बीच में वीक वेंडरवॉल फोर्सेस होते हैं। सुरभि क्या बोला मैंने? सर इन लेयर्स के बीच में वीक वेंडरवॉल फोर्सेस होते हैं। तो जैसे लेयर ये एक है, ये लेयर दूसरी है, तो ये लेयर वीक फोर्सेस की वजह से ऐसे स्लाइड करती रहती है एक दूसरे के ऊपर। लिखिए, दीज लेयर कैन स्लाइड ओवर ईच अदर बिकॉज ऑफ वीक वेंडरवॉल फोर्सेस, because of weak van der Waal forces. अब मैं आपसे एक दो बातें पूछूंगा, आप उनका जल्दी जल्दी जवाब देना। ग्रेफाइट करंट का कंडक्टर है, डायमंड नहीं है, क्यों? फ्री इलेक्ट्रॉन है ग्रेफाइट। फ्री इलेक्ट्रॉन। डायमंड हार्ड है, ग्रेफाइट सॉफ्ट है। 3D स्ट्रक्चर है। 3D स्ट्रक्चर, ये कैसा स्ट्रक्चर है? 2D। अच्छा, यहां पर अब ये इसमें इसकी प्रॉपर्टीज में आखिरी बात लिखिए। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन with each carbon atom, they form pi bond. They form pi bond. आपको अच्छी तरह से पता है पाई बॉन्ड कब बनता है? ड्यू टू साइड वाइज ओवरलैपिंग। सो ये लाइन प्लीज रिपीट कर दीजिए। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, कोई बच्चा पढ़ दे प्लीज। मतलब ये लिखा है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन it can form pi bond. देखिए आगे, एक पॉइंट थर्मोडायनेमिक्स में पूछना चाहूंगा आपसे, अगर नहीं बता पाए तो 5 दिनों की आपकी क्लास की छुट्टी हो जाएगी। ग्रेफाइट और डायमंड में कौन ज्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है? ग्रेफाइट। देखिए, ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन डायमंड। ग्रेफाइट की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ज्यादा होती है डायमंड से। ब्रैकेट में लिख देना 1 किलो जूल, अपने याद करने के लिख लो। मतलब ग्रेफाइट की एनर्जी इतनी लेस होती है डायमंड की तुलना में, ये वाली वैल्यू याद करनी है। इंजीनियर आ रहा? यस सर। विद्या मंदिर जा रहे हैं क्या आजकल? हाँ सर। क्या चल रहा है बेटा वहाँ? सर वो ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक शुरू हो गई, बाकी सब खत्म हो गया क्या? सर मेरे हिसाब से उन लोगों ने पी और एस स्किप कर दिया अभी।
क्यों? पता नहीं। तुमने फीस तो पूरी दे रहे हो ना, हाँ तो फिर क्यों स्किप कर रहे हैं? ऐसा नहीं करवा भाई, उनसे बोलो कि साडा हक इतने रख। हाँ सर, मैं वैसे भी देख नहीं रहा उनकी। नहीं ऐसे मत कर यार प्लीज यार, ऐसा पढ़ा करना, उनकी बात पढ़ता क्यों नहीं है? अच्छा एक काम कर, पासवर्ड मेरे को दे दे, मजा आएगा, तेरी तरफ से मैं एंट्री करूंगा। क्या कहता है बोल। ठीक है सर। हाँ सर, भेज दूंगा। आज भेज दियो। हाँ है सर। ओके, अब गुस्सा तो नहीं है तू? नहीं सर। दीदी का फरवरी में जा रही ज्वाइन करने? हाँ सर। उसने एसएनएमसी ले लिया ना? नहीं सर, मोतीलाल नेहरू, वो मोतीलाल नेहरू, ये कानपुर वाला? इलाहाबाद। हाँ इलाहाबाद वाला। अच्छा है, चलो चलो देखो, ग्रेफाइट जो है नेचर में दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक अल्फा फॉर्म और एक बीटा फॉर्म। ये तो आप ठीक समझ में आ गई, लेकिन आपको ये वाली बात है में दिक्कत आई होगी। सॉलिड स्टेट 12th यूनिट 1 में मैं आपको इनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ए बी टाइप को हम कहते हैं, मतलब इनको क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। अभी तो कुछ बताना आपको बेकार है क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर को। तो मेरे ख्याल से अभी आप जैसे ऐसे समझ लें कि एबीसी एक स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि ये क्यूबिकल फॉर्म होती है और ये हेक्सागोनल फॉर्म होती है। तो अभी आप ऐसे इतना याद रखो, ए बी और एबीसी। या अगर आप ज्यादा क्यूरियोसिटी क्रिएट करोगे तो मैं अभी 1 मिनट के अंदर आपको बता भी सकता हूँ ये क्या स्ट्रक्चर है, अगर आपकी तरफ से कोई बात आती है। या आप में से कोई बच्चे जानता है इन बातों को? सर कर दीजिए 1 मिनट। आप लोग ऐसे समझो, जैसे कोई सॉलिड है ना, जैसे ये कोई सॉलिड है मान लीजिए, है ना, ये सॉलिड है। तो ये सॉलिड बहुत सारी लाखों करोड़ों एटम से मिलकर बना होगा। तो इसकी जो पहली लेयर है, उस लेयर को मैंने मान लीजिए ए मान लिया। अगर दूसरी लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2 ए से डिफरेंट होगी तो मैं उसे बोलूंगा बी लेयर। अगर तीसरी लेयर ए जैसी होगी तो मैं उसे बोलूंगा ए लेयर। चौथी लेयर अगर किसके जैसी होगी, सेकंड जैसी, तो मैं उसे बोलूंगा बी। इस टाइप की पैकिंग को बोलूंगा मैं क्या, ए बी पैकिंग। क्या आप में से कोई गैस कर सकता है कि मैं एबीसी कैसे सिखाऊंगा? बताओ आपको जरा। सर की तीनों लेयर अलग डिफरेंट तीनों होंगी। लेयर अलग तीनों फिर अलग लेयर वापस डिफरेंट होंगी। एबीसी पैक। एबीसी पैटर्न कहते हैं इसे, है ना। तो जैसे कोई सॉलिड है बच्चों, है ना, कोई भी सॉलिड है, जब आप उसका क्रॉस सेक्शन काटोगे, है ना, क्रॉस सेक्शन काटने पर अगर ये वाला पैटर्न दिखे तो ए बी, अदरवाइज एबीसी। तो हल्का सा मैंने आपको आइडिया दे दिया है, लिखिए अब आगे। अच्छा आपको याद है एक बार क्षितिज ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, शायद आज वो क्लास में है नहीं है मेरे ख्याल से। कौन सा वाला? पिछली स्लाइड खोल लीजिए एक बार। क्षितिज ने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम में, इंजीनियर आर्या के साथ मिलकर। ली शैटलियर में कर। हाँ वहां ये इसने क्या करा, बाजार गया और बाजार जाकर ये 5 किलो वो ले आया, अच्छा पेंसिल डायमंड वाला वॉल पेंसिल इमिटेशन। खरीद लाया, याद है तुम्हें? यस वो बेड के डायमंड नहीं बने। याद है। 5 किलोग्राम पेंसिल ले आया, पेंसिल मतलब ग्रेफाइट। अब अगले ने क्या सोचा कि मैं तो 1,000 रुपए की पेंसिल खरीद लाया, तो हाई प्रेशर। अब इन ग्रेफाइट को मैं डायमंड में बदलूंगा, और एक डायमंड ये अच्छी तरह से जानता है कि 2-3 लाख रुपए से स्टार्ट करे, 20, 25, 30, 35 लाख मैं जाने कितने में बेचेगा। तो मान लीजिए इसने रखा है 2 लाख रुपए में एक डायमंड बेचने का लक्ष्य। तो हाउ ही विल कन्वर्ट ग्रेफाइट इनटू डायमंड, टेल मी। तो हाई प्रेशर पे सब्जेक्ट करना पड़ेगा।
50 लगभग atm approximately 1600 शायद। डिग्री तो टेम्परेचर लेके आएगा, बल्कि इससे ज्यादा। और अब आप दिल थाम के बैठ जाइए, 50,000 से 60,000 एटीएम तक का प्रेशर लाना पड़ेगा, जबकि Yes. आप जानते हो हमारी एयर के ऊपर मात्र 1 10 to एटीएम, the power 5 1 ATM हमारे 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 ऊपर सिर्फ कितना प्रेशर है? ओनली 1 एटीएम। 1 और बंदा कितना प्रेशर लाएगा? 50,000। 50,000। इतना प्रेशर तो सिर्फ बहुत ही डीप अर्थ के अंदर पॉसिबल है, इसलिए कोयला वहां जाकर हीरे में बदल जाता है। समझ पा रहे हैं? कोल माइंस में तो हीरा मिलता है, कोई पेड़ों पे थोड़ी लटकता है। लिखो आगे। तो ये वाली बात लिख लें, 5 किलोग्राम पेंसिल को छोड़कर ग्रेफाइट टू डायमंड कन्वर्ट करने का तरीका। वेरी कॉस्टली तरीका और इकोनॉमिकली नॉट फीजिबल। तान्या, क्या मतलब होता है इकोनॉमिकली नॉट फीजिबल का? तो काफी फंडिंग मतलब मनी रिक्वायर होगा, सो ये मशीन्स में ही हो सकता है इतना प्रेशर। मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पता चला कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। पॉसिबल नहीं। बच्चों, कल आपकी कोई और क्लास है क्या सुबह? कल मैं आपकी नो क्लास सर। जल्दी लेना चाहता हूँ। सर 7:30 to 9:30 है क्लास। 9:30 है, ओके ठीक है। लिखिए कोल। अच्छा, अब जरा यहाँ हमने कल डायमंड खत्म किया, अब ग्रेफाइट खत्म किया है। अब हम थोड़ी छोटी छोटी चीजें बताएंगे जल्दी जल्दी। कोयला। सर हम्म, सर वो एबी और एबीसी वाली बात समझ नहीं आई थी। बेटा एक्चुअली मैं सच बताऊं तो उसे बताना भी नहीं चाहता था, 12th क्लास का था वो। कोई बच्चा बता सकता है? मैंने हल बहुत ही एक लाइट जरा सा एबीसी एबीसी बताया था, क्या बताया था? जैसे कि सर एक सॉलिड का अगर क्रॉस सेक्शन निकाला और हमने ऑब्जर्व किया कि पहली एक ए लेयर बनी है और दूसरी अगर सर डिफरेंट लेयर होगी तो वो बी होगी, और तीसरी भी डिफरेंट तो सी होगी, और चौथी वाली अगर सेम हो गई पहली वाली की तरह तो वो ए हो जाएगी, तो वो एबीसी हो जाएगा। देख, मैं तुझे ऐसे बताऊं, इस वजह से इस बच्चे ने सही बताया। मैं देख तुझे ऐसे बताता हूँ, ध्यान से सुनिए ना, एक ही बार बताऊंगा लेकिन बस। तेरे पास ये कोई सॉलिड है, ठीक है? इसका तूने क्रॉस सेक्शन काटा, तो तूने भाई माइक्रोस्कोप से देखा बेटे, क्या देखा? बताना, तूने देखा तो तुझे पता होगी यार। की लेयर्स में है तूने वो देखा यार, divided। एक लेयर तो ये वाली है एटम्स की, दूसरी लेयर तूने देखी ऐसे, और तीसरी लेयर तूने देखी मेरे भाई ये वाली। बता तू ये तीनों लेयर को कैसे कैसे डिकोड करेगा? लेयर ए, लेयर बी, लेयर सी। इस तरह से तू क्रॉस सेक्शन काटता चला गया है, यस सर। है ना? फिर तूने क्या देखा भाई? लेयर ए रिपीट कर गई। अब बता मैं कौन सी लेयर लेकर आ रहा हूं? फिर लेयर बी रिपीट कर गई, और फिर लेयर सी रिपीट कर गई। तो इस तरह के पैटर्न को हम क्या बोलेंगे? एबीसी एबीसी। समझ गया? यस सर। इसी सॉलिड को जब हम क्रॉस सेक्शन काटते हैं उसका, तो हजारों लाखों करोड़ों लेयर इसी पैटर्न में अरेंज होंगी। मिस्टर अभिषेक गोयल, जिस टाइम से आपका क्लास में तो सर इससे क्यूबिकल कैसे पता चल गया? क्यूबिकल है मतलब? यस सर। उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स है बेटा, वो तो अलग अच्छा। स्ट्रक्चर होंगे। मतलब फिर जब हम इसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे ना बेटा, तो अपन को ये क्यूबिकल स्ट्रक्चर ऐसे दिखता है, ऐसे हमें हर एटम्स इस तरह से दिखता है फिर क्यूबिकल में, और हेक्सागन में ऐसे दिखते हैं फिर। तो वो पूरी सॉलिड स्टेट है ना, वो 3 डायमेंशनल चीज में आपको पढ़ाऊंगा सॉलिड स्टेट में 12th में। हाँ, अभिषेक गोयल का एग्जिस्टेंस पता नहीं चल पा रहा है? यस सर, है हूँ सर। आप जरा बिल्कुल इमोशनल होकर इस क्वेश्चन का जवाब दें। क्या आपने बर्गर खाया है सर?
हाँ खाया हुआ है ठीक है